स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर महेश माथुर, जो कि मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा ग्लूकोमा, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर महेश माथुर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भारती जी। डॉक्टर महेश माथुर, जैसा कि विषय है ग्लूकोमा रोग, कारण, लक्षण, उपचार। ग्लूकोमा को आमतौर पर काला मोतिया के रूप में भी जाना जाता है। ये कितना भयावह है? क्या इसका इलाज संभव है? भयावह इसलिए है कि इसका लोगों को कोई खास उसमें लक्षण पैदा होते नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता, इसलिए भयावह है जी। और क्योंकि इसमें जो सबसे साधारण तरीके का जो ग्लूकोमा होता है, जिसको ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, वही अधिकांश लोगों को होता है और उसमें कोई भी सिम्टम्स या कोई भी लक्षण होते नहीं है। लोगों को जब तक एडवांस्ड स्टेज पे नहीं पहुंच जाता तब तक पता ही नहीं चलता। उनकी धीरे धीरे नज़र क्षीण होती जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये पुरुषों में और महिलाओं में सामान्य रूप से होता है या कोई खास आयु वर्ग है जिसमें ये बीमारी हो सकती है? ये 40 साल के ऊपर मेरे विचार से हर आदमी को सजग हो जाना चाहिए और हर 6 महीने में एक बार डॉक्टर के पास नेत्र परीक्षण के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो हमेशा होंगे। आप नेत्र परीक्षण के लिए जाएंगे तो ग्लूकोमा के जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होते ही होते हैं हर नेत्र विशेषज्ञ के पास, तो वो ही पता कर सकते हैं कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से कि आपको हो सकता है ये चीज हो, तो फिर वो एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन आपके लिए करेंगे। डॉक्टर माथुर, आपने बताया कि इसमें कोई खास लक्षण प्रकट नहीं होता है, जैसे कि कोई दर्द होना या दृष्टि दोष, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति सजग नहीं रहता। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास पॉइंटर्स हैं, कुछ खास ऐसे लक्षण हैं जो हमें संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं कि हाँ, ग्लूकोमा हो सकता है? जी हाँ, ऐसे हैं कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जिनको व्यक्ति अगर दिमाग में रखे तो थोड़ा संदेह हो सकता है दिमाग में। देखिए, दर्द तो जो सामान्य तरीके का ग्लूकोमा है उसमें नहीं होता, लेकिन दूसरे तरीके का जो बहुत ही कॉमन नहीं है, कम लोगों में होता है, वो है अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। उसमें दर्द होता है, तो वो तो दर्द के कारण लोगों को पता ही चल जाता है और वो डॉक्टर के पास भागे हुए जल्दी में आते हैं और उसका इलाज हो जाता है। अगर समय पे इलाज हो गया तो नजर भी बच जाती है। लेकिन जो सामान्य तरीके का जो ग्लूकोमा होता है उसमें दर्द नहीं होता। ये हो सकता है कुछ पॉइंटर्स में दे सकता हूं, जैसे नजर जो लाइट के चारों तरफ उनको रंग बिरंगे हेलोज नजर आए, या कुछ जैसे रोशनी से हम डार्क रूम में जाते हैं तो कुछ समय लगता है अपनी आंखों को अभ्यस्त होने में। तो ग्लूकोमा के मरीजों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है अभ्यस्त होने में, उनको चीजें दिखती नहीं लंबे समय तक। तो उनको ऐसा होना चाहिए कि पहले तो मुझे अभ्यस्त होने में थोड़ा कम समय लगता था, अब ज्यादा लग रहा है। फिर कुछ लोग हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी अपने ग्लासेस, जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हैं, पावर चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी एक संदेह का कारण हो सकता है। बाकी रेडनेस और दर्द तो बहुत कम लोगों में होता है, तो इसलिए ये पॉइंटर्स इसलिए बता रहा हूं कि आप हर 6 महीने में एक बार जांच कराएंगे तो नॉर्मल आपकी जांच के दौरान ही ये पता चलेगा। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहते हैं कि इसका पीछे कारण क्या है, वास्तव में ये रोग है क्या? क्या ऐसा परिवर्तन होता है? ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ ये रोग है? थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, जैसे ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें जो रक्त कोशिकाएं होती है उसके अंदर का ब्लड बढ़ा होता है तो उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब आई एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक बॉल की तरह मानिए आप। उसके अंदर तरल पदार्थ का जो सर्कुलेशन होता है, तो उस तरल पदार्थ के बनने में और उसको बाहर निकलने में अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया तो उसके जो नॉर्मल सर्कुलेशन में कहीं भी बाधा आती है तो उसमें क्या होता है कि फिर वो अंदर का प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को हम जो धमनियों के जो प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो आई के प्रेशर को हम ग्लूकोमा नाम देते हैं। तो अब इसको एक कॉमन मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे छत में एक नाली होती है, बारिश का पानी आता है, तो अगर वो नाली बहुत छोटी है तो छत भर जाती है, आपका पानी जा नहीं पाता क्योंकि बारिश का पानी काफी होता है। और अगर वो खूब चौड़ी नाली हो तो वो सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और आपकी छत साफ होती है। तो यही चीज आंख में आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो फ्लूइड के बहने के रास्ते हैं, अगर वो बहुत नैरो हो, बहुत ही संकीर्ण हो, तो जितना फ्लूइड बन रहा है उतना बाहर नहीं जा पा रहा है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब इसको दूर करने के लिए जो दवाइयां हैं वो इसी तरह की होती है कि वो जो सर्कुलेशन, जो बाहर जाने वाले जो फ्लूइड को बढ़ा देती है, जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है, यदि इसके बारे में हमें समय से पता चल जाता है तो इस तरह का इलाज है। जैसे आपने दवाओं की बात करी, लेकिन जटिलताएं कब उत्पन्न होती है डॉक्टर साहब? कई बार जैसे आपने कहा कि पता ही नहीं चला और हमारा मरीज भी लापरवाह है। जी हाँ, देखिए, जो पीछे का जो नर्वस सिस्टम होता है, रेटिना जो इसको बोलते हैं पीछे, और ऑप्टिक नर्व जो कि खास नजर के लिए जिम्मेदार होती है, जो ब्रेन तक
अपनी नज़र के ट्रांसमिशन को ले जाती है, तो वो इतनी डेलिकेट होती है कि अगर अंदर आई का प्रेशर बढ़ता है तो और कई महीनों तक, वर्षों तक बढ़ा हुआ रहता है और हमें पता नहीं चलता, तो धीरे धीरे वो चीज़ डीजेनरेट होने लग जाती है। और नर्वस टिश्यू ऐसा नाजुक होता है कि अगर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसकी जो काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती है और वो इरिवर्सिबल होता है, यानी दोबारा से उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बार अगर प्रेशर के कारण ऑप्टिक नर्व खत्म हो गई तो दोबारा से वो जीवित नहीं हो पाएगी। इसलिए एक रेगुलर चेकअप जो होता है हर 6 महीने में करा लेने से डॉक्टर खुद बता देंगे आपको कि आपको हो सकता है ग्लोकोमा हो, तो आपको ये सब इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। पहले वो छोटे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उसमें फिर और कुछ संदेह बढ़ता है तो एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जी, अब आते हैं उपचार के विषय में जानकारी लेते हैं। तो उपचार किस तरह से किया जा सकता है डॉक्टर साहब? क्या इसके लिए सर्जरी आवश्यक है? जी नहीं, इसमें सर्जरी आवश्यक नहीं होती। उपचार बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए आप एक टैबलेट खाते हैं और उस टैबलेट को रेगुलर लेते रहते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। उसी तरह से ग्लूकोमा जो आई का प्रेशर है उसके लिए 1 या 2 ड्रॉप्स वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि 1 ड्रॉप से काम हो रहा है या 2 ड्रॉप से काम हो रहा है या 3 से। केवल आपको वो बूंद की दवाएं डालनी है दिन में 1 या 2 बार, उससे वो प्रेशर कंट्रोल्ड हो जाता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप वो दवाइयाँ नियम पूर्वक डालते रहें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ब्लड प्रेशर की बात की, तो ब्लड प्रेशर के साथ या हमारे हृदय रोगों के साथ ऐसा है कि यदि हम अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं, निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या इसमें भी नुकसान हो सकता है ऐसे मरीजों को जो अल्कोहल या निकोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? जी, उसमें रिसर्च में ये मालूम पड़ता है कि स्मोकिंग और खास तौर पे स्मोकिंग और अल्कोहल भी ज्यादा मात्रा में इसको अफेक्ट करती है ग्लूकोमा के कंट्रोल में। जी, तो सर्जरी कब की जाती है डॉक्टर साहब? सर्जरी तब की जाती है जब ये सारी दवाइयां तमाम इस्तेमाल करने के बाद भी प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है, जो अंदर का जो प्रेशर जो नॉर्मल लेवल से ऊपर ही रहता है, तब जाकर हमें इस तरह का एक रास्ता बनाना पड़ता है जिससे जो फ्लूइड बाहर जाने का रास्ता है उसको थोड़ा फैसिलिटी मिल जाए। और वो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है और वो आम तौर पे कोई भी आई स्पेशलिस्ट जो होता है वो हर अस्पताल में होती है। और किसी किसी केस में कुछ शंट भी डालना पड़ता है जहां पर आम तौर पे जो नॉर्मल सर्जरी काम नहीं करती है। तो सर्जरी आम तौर पे सक्सेसफुल होती है, लेकिन वो तभी की जाती है जब बूंद की दवाइयों से वो कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर साहब, कितने दिन में मरीज ठीक हो सकता है सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद जो रिजल्ट आना शुरू होता है 2 हफ्ते में आना शुरू हो जाता है और प्रेशर कंट्रोल ऑलमोस्ट बहुत जल्दी ही हो जाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। डॉक्टर महेश माथुर, हम सभी जानते हैं कि आंखें अनमोल हैं और हमारा स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल के दिनों में जब हम कोरोना से जूझ रहे थे, बल्कि अभी भी हम जूझ रहे हैं, इस दौर में हमने मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का अधिक इस्तेमाल किया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। जी। इसका क्या प्रभाव हमारी विजन पर, हमारी दृष्टि पर पड़ रहा है? क्या कोरोना ने भी प्रभाव डाला है हमारे नेत्रों के स्वास्थ्य पर? नहीं, कोरोना ने डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं डाला है, लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम की आपने बात की कि डिजिटल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इससे जरूर आंखें प्रभावित होती है। क्योंकि डिजिटल स्क्रीन और जो कागज पे लिखी हुई स्क्रीन, जो कागज पे लिखी हुई जो वस्तु, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। डिजिटल स्क्रीन में आंखें जो फोकस करती हैं उसमें आंखों की जो मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं क्योंकि उनको लगातार फोकस करना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये शुरू के लक्षण तो ऐसे होते हैं कि आंखों में पानी आना, रेडनेस वगैरह होती है। उसके बाद अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाए और स्क्रीन टाइम बराबर बिना अवेयरनेस के चालू रखा जाए तो उसमें फिर टेम्परेरी ब्लरिंग ऑफ विजन और डिप्लोपिया तक की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें यही है, स्क्रीन टाइम के कारण बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने जॉब के कारण स्क्रीन टाइम करते हैं, तो उनके लिए कुछ सलाह देते हैं। तो आई स्पेशलिस्ट से मिलकर कुछ सलाह लेनी चाहिए उनको। डॉक्टर महेश माथुर, अब हम रिस्क फैक्टर्स पर आते हैं कि कौन लोग हैं जो रिस्क में हैं। ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर बीमारियों में कि इसमें आनुवंशिकता है या डायबिटीज आपको है, तो क्या इसके भी रिस्क फैक्टर्स हैं? जी हाँ, देखिए, आनुवंशिकता का तो प्रमाण है ग्लूकोमा में। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, पिताजी हैं और माताजी जो दादा वगैरह को ग्लूकोमा रहा होता है, तो उनको ज्यादा सजग हो जाने की आवश्यकता पड़ती है। उनको ओपीडी में जाके बताना चाहिए डॉक्टर को कि हमारे फैमिली हिस्ट्री है, तो उस हिसाब से
से वो डॉक्टर वापस चेक करेंगे आपको। और दूसरा, किसी को मायोपिया बहुत हाई माइनस नंबर होता है, उनको भी थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का भी इसमें योगदान है। जिन लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होता है उसमें थोड़ी सी प्रीपोंडरेंस ज़्यादा मानी जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी बीमारी के कारण ओरल स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं काफ़ी सालों से, भले ही कम मात्रा में ले रहे होते हो, लेकिन उसके कारण भी उनको ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको कोई हिस्ट्री होती है कि आंख में चोट लगी हो, चाहे वैसे ब्लंट इंजरी हो या कोई केमिकल इंजरी हो, तो उनको भी एग्जामिन करना चाहिए कि कहीं ग्लूकोमा का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, देश में दृष्टि दिव्यांग लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। हम लगातार लोगों से आह्वान करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से कि नेत्रदान हम करें। ग्लूकोमा जैसी बीमारी अगर समाज में प्रिवेलेंट है इस समय भी, तो ये ज़रूरी है कि चूंकि लक्षण नहीं है तो लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। तो आप जैसे चिकित्सक इसके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार किस तरह से आम जनता को इसके लिए जागरूक करती है? देखिए, ग्लूकोमा का प्रिवेंशन जो है वही उसका क्योर है। तो जागरूकता में पहले तो यही बताना पड़ेगा कि आपको कोई खास लक्षण नहीं होंगे, और जो थोड़े बहुत लक्षण मैंने बताए उनको आप साधारण समझकर उनको इग्नोर करने की काफ़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप 40 साल के ऊपर हैं तो हर 6 महीने में आप डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें डायग्नोज करने दें कि ग्लूकोमा का कोई किसी प्रकार का कोई लक्षण, कोई साइन है आपकी आंख में या नहीं है। तो उससे तो आपको ये रहेगा कि कुछ लक्षण न होते हुए भी डायग्नोसिस डॉक्टर के ऊपर है, तो आप जाएंगे तभी वो डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ग्लूकोमा का सवाल है तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर बहुत सालों तक अनडायग्नोज्ड या बिना जानकारी के रह जाए तो वो पीछे का जो ऑप्टिक नर्व है, जो खास देखने की नस है, उसको डैमेज कर देती है। तो आगे चल के ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है लोगों के लिए। तो अर्ली डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, जितनी जल्दी इसके बारे में पता चल जाए, और उसका इलाज बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया, ड्रॉप से ही इलाज हो जाता है और वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, कई लोग वर्षों तक आई स्पेशलिस्ट के पास जाते ही नहीं है 40 साल के बाद भी, तो वो नहीं होना चाहिए। मेरे तो ये सलाह है आज की तारीख में। डॉक्टर महेश माथुर, हमारे खान पान में भी बहुत परिवर्तन आया है, हमारी जीवन शैली बदली है, लेकिन आंखों के स्वस्थ रहने के लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए ताकि हमारी आंखें स्वस्थ रहें? देखिए, एडल्ट लाइफ में तो ऐसा कुछ खास चीज़ या विटामिन ऐसा कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़रूरत है बैलेंस डाइट की, और इंडियन फूड जो आज की तारीख में भारतीय खाना है बैलेंस्ड हो, जो भारतीय लोग खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, दही वगैरह, वो सबसे उत्तम है। और जो बाज़ार का खाना है, फास्ट फूड वगैरह है, उसमें न तो न्यूट्रिशन मिलता है और जो ज़रूरी तत्व भी नहीं मिलते। तो मुझे लगता है एक भारतीय खाना, बैलेंस डाइट सबको लेना चाहिए। डॉक्टर महेश माथुर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को ग्लूकोमा रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आप सबको।